Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, रीवा। नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। दिन भर का जो घटनाक्रम रहता है, जो प्रमुख खबरें रहती हैं, उन खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते हैं और किसने क्या बयान दिया है, क्या कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, जो खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी रहता है, उन खबरों के साथ हम आपके बीच आते हैं और खबर के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। ये खबर है साध्वी प्रज्ञा से जुड़ी हुई। साध्वी प्रज्ञा को आप बेहतर जानते होंगे। पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ रहे कीमत हैं उन पर उनका बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं हुआ है, ये सब कांग्रेसियों का फोकट का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने ये ऐसा साफ तौर पर कहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं और इसके बाद अब सरकार का जो बयान आता है कि अब किसी भी प्रकार की कमी पेट्रोल और डीजल के दामों में नहीं आई है। पिछले दिनों मात्र 20 पैसे की कमी पेट्रोल और डीजल के दामों में आई है, लेकिन इसके बाद भी साध्वी प्रज्ञा सिंह को ये कौन बताए कि आखिर पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं ये उनके लिए पेट्रोल और डीजल भरवाना बेहद आसान है, लेकिन आम जनता के लिए, आम गरीबों के लिए, आम इंसान के लिए भरवाना उतना आसान नहीं है। बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि आखिर लोगों के पास पैसा है तभी तो वो भरवा रहे हैं। क्या पेट्रोल डीजल क्या भरवाना लोगों के लिए इसमें कमी आई है, किसी भी प्रकार की कमी देखी गई है? तो सीधा सा जवाब ये है कि अब जब जरूरत की चीज़ों में ये शामिल हो गया है, हर किसी को परिवहन की ज़रूरत होती है, हर किसी को कहीं आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है, बाइक की ज़रूरत होती है, तो क्या कोई डीजल पेट्रोल न डलवाए? या डीजल पेट्रोल के दामों से क्या उसके जो बाकी जो अन्य, अगर उसको उधर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो बाकी जो अन्य चीज़ें हैं क्या उसमें उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये सीधा सवाल है। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि विपक्ष लगातार भले ही घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष भी पूरी तरह से उठाने में एकदम निकम्मी साबित हो रही है। वहीं पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो बैठक में भी, विपक्षियों की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया गया था और विपक्ष ने मंथन किया था कि जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह का जिस तरह से बयान आया है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एकदम सिरे से इनकार कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ही नहीं हैं। ये जो बयान है कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं, जिससे उन चीज़ों का ध्यान न जाए। कोई सवाल अगर पूछता है तो इस तरह से बयान दे दिए जाते हैं। बाकी बेरोजगारी, बेकारी, इन सब चीज़ों से भी कितनी बुरी तरह से प्रभावित है ये देश, ये आप सभी जानते हैं। हालांकि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की जो बात होती है नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या इन सब चीज़ों को जोड़कर आप इनसे अगर देखेंगे तो क्या अभी निजीकरण का मुद्दा हाल ही में चल रहा है? डायरेक्ट सार्वजनिक संस्थानों को, सार्वजनिक चीज़ों को निजी हाथों में देने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और उससे पैसा कमाया जाएगा, उससे जो भी रुपयों का मुनाफा होगा उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये दलीलें दी जा रही हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या होता है, लेकिन फिर अभी जो फिलहाल जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़ी हुई जो खबर है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई आम लोगों को जो परेशान कर रही है ये कीमतें, वहीं एमपी के कई जिले में पेट्रोल 112 रुपये है। सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं कहेंगे तो मध्य प्रदेश में भी टैक्स का असर ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं लगता है। उन्होंने अपने बयान से सीधे तौर पर बता भी दिया है। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबर की ओर। दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो चूड़ी वाले की पिटाई का जो मामला है, ये कल से मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता रहा और इसके अलावा इस पर जमकर आलोचना हुई, आरोप प्रत्यारोप का इसमें दौर चलता रहा। इसे धार्मिक एंगल से जोड़कर देखा गया कि एक धर्म से जुड़े होने के कारण उस लिंचिंग किया जाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल इस मामले में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री पर भी हमला करते हुए कहा है कि चुनी हुई सरकार और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश की सरकार की तुलना उन्होंने उग्रवादी भीड़ से की है और उन्होंने कहा है कि ये ट्वीट करके ये कहा है कि इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर लिया है। तस्लीम का जुर्म है ये कि ये मुसलमान होने के बाद चुपचाप
लिंच नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसके पलटवार में सीधे नरोत्तम मिश्रा आ गए और नरोत्तम मिश्रा ने भी बाकायदा ट्वीट कर उन्होंने रिप्लाई दिया है और रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, किसी को भी सांप्रदायिक और सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग जो अपना नाम और पहचान छुपाते हैं वे अपराधी हैं और वैसे को ये समझ में आना चाहिए, ये आसानी से समझ में आना चाहिए। मामले में मारपीट करने वाले लोगों पर भी कार्यवाही की गई है। उन्होंने ये कहा है कि कार्यवाही न सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर की गई है बल्कि सामने जो मारपीट करने वाला जो पक्ष था उस पर भी कार्यवाही की गई है। अब तीसरी और बड़ी खबर की बात करते हैं। तीसरी और बड़ी खबर स्कूल से जुड़ी हुई है। 12वीं 10वीं के स्कूलों की जो कक्षाएं हैं उसे खोलने पर विचार विमर्श किया गया, जो चली और सप्ताह में एक दिन 2 दिन चलने का जो भी निर्णय हुआ उस पर वो चल रही हैं। लेकिन अब प्रदेश में अब जल्द ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की तैयारी भी हो रही है। सितंबर के दूसरे हफ्ते से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं खुल सकती है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये डायरेक्ट बयान दिया है कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इसे देखते हुए आगे जो जिस तरह से दिख रहे हैं कहीं ना कहीं और कोरोना के मामले कम होने की आशंका है और इस ऐसे में सितंबर में स्कूल खोला जा सकता है। कक्षा 9 से 12वीं के स्कूल खुलने के बाद अब 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली है, इसका विश्वास भी उन्होंने दिलाया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। इसी तरह से कोरोना के कम होते आंकड़े अगस्त के आखिरी तक आते रहे तो सितंबर के दूसरे हफ्ते से कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो अभी देखना होगा कि तीसरी जो संभावित लहर है जिसका बार बार दावा किया जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो इसका कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि अक्टूबर के माह में क्या होता है। जबकि दावा ये किया जा रहा है कि अक्टूबर के माह पे कोरोना पीक में रहा था। पहले जो दावा किया गया था वो भी कहीं ना कहीं सच साबित हुआ था, इसलिए सरकारों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें की थी, ये तमाम खबरें आप तक पहुंची होंगी। अब बात करते हैं तीसरी और बड़ी खबर की। इस समय जो मध्य प्रदेश में मुद्दा चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, ये एकदम तूल पकड़ रहा है। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में दिल्ली गए थे और जब कल उन्होंने बैठक की थी वकीलों के साथ और बैठक के बाद सीएम शिवराज आज ओबीसी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात कर रहे हैं राजधानी भोपाल में और इस बैठक में वो मंथन करेंगे कि आखिर इस मसले पर आगे क्या होगा। कल जब वो लगातार दिल्ली में थे तो दिल्ली में लगातार वकीलों के साथ बैठक कर रहे थे और इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे और इन मुद्दों पर अब वो गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27% और ओबीसी आरक्षण को लेकर उठापटक, इससे आप समझ सकते हैं कि तेज हो गई है। एक तरफ शिवराज सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया गया है। इसमें सभी 6 मामलों में लगे स्टे को हटाने के लिए हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ओबीसी संगठनों के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के अलावा शिक्षक भर्ती, शिक्षा में भर्ती, मेडिकल शिक्षा भर्ती, पीएससी परीक्षा समेत 42 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम हाउस में आज 7:30 बजे से ये बैठक होना है जिसमें वकीलों को बुलाया गया है, ओबीसी के शुभचिंतकों को बुलाया गया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुलाया गया है और इसके अलावा ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन को भी इसमें बुलाया गया है। अब देखना होगा इस मसले पर क्या होता है। तो ये थी आज की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे beside ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।